आज का जो ई लेक्चर दिया जा रहा है उसका विषय है मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की आलोचनाएं। और ये जो विषय एमकॉम फाइनल ईएफएम विद्यार्थियों के लिए है। सब्जेक्ट है मॉनेटरी पॉलिसी, पेपर संख्या 207। और ये वीडियो तीसरा वीडियो है जो कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत को बता रहा है। पहला जो वीडियो था उसमें फिशर के मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की व्याख्या की गई है। दूसरे वीडियो में उसकी मान्यताएं बताई गई है। और ये तीसरे जो वीडियो है इसमें इसकी आलोचनाएं की गई है। और मैं जो हूं डॉक्टर मनु शरद पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ ईएफएम, एसआरएलएस, गवर्नमेंट कॉलेज, कालाडेरा, जयपुर। तो अपन शुरुआत करते हैं। फिशर सिद्धांत की आलोचनाएं, क्रिटिसिज्म ऑफ फिशर्स क्वांटिटी थ्योरी ऑफ मनी। जो दो वीडियो फिशर सिद्धांत पर आए हैं वो आप अवश्य देखिएगा, क्योंकि वो इस वीडियो को समझने में आपको मदद करेंगे। तो पहली आलोचना क्या है? कीमतों में सामयिक उच्चावनों के कारण को स्पष्ट नहीं करता है। जो फिशर ने जो थ्योरी दी है उस थ्योरी के अंदर ये स्पष्ट नहीं हो पाता है कि कीमतों में जो उतार चढ़ाव हो रहा है या कीमतों में परिवर्तन हो रहा है उसका मुख्य जो कारण क्या है। जैसे समीकरण के अनुसार यदि संचयन में मुद्रा की मात्रा बढ़ा दी जाए तो कीमत स्तर भी समान अनुपात में बढ़ जाएगा। परंतु मंदी काल में एक और तो केंद्रीय बैंक मंदी को समाप्त करने के उद्देश्य से समाज में अधिक मुद्रा का प्रचलन करता है, परंतु दूसरी ओर कीमत स्तर गिरता रहता है। मुद्रा का अधिक मात्रा में प्रचलन होने पर भी मंदी काल में कीमत स्तर क्यों गिरता है? इस घटना का क्या कारण है? यह मुद्रा परिमाण सिद्धांत बताने में अयोग्य है। यानी मंदी को कम करने के लिए जो केंद्रीय बैंक है मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करता है, लेकिन मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर यह जो सिद्धांत है परिमाण सिद्धांत ये बताता है कि कीमतों में वृद्धि होगी, जबकि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि करने पर मंदी काल के समय कीमत में कमी आती है। तो इसका क्या कारण है? यह सिद्धांत इस बात को समझाने में असमर्थ है, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना की जाती है। परिमाण सिद्धांत की इस अयोग्यता का कारण समीकरण की उस मान्यता में निहित है जिसके अनुसार मुद्रा के v को स्थिर माना गया है। समाज में लोग नकदी अधिमान में वृद्धि करते हैं, यानी लोग सेविंग्स करते हैं, मुद्रा को नकद के रूप में रखना पसंद करते हैं। और इसके कारण क्या होता है? मुद्रा का वेग कम हो जाता है। यद्यपि जो केंद्रीय बैंक है यानी सरकार है, खुले बाजार की क्रिया से इसकी मात्रा में वृद्धि करती है, परंतु इससे भी कीमत स्तर गिरता रहता है। सरकार अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को बढ़ाने का प्रयत्न करती है, परंतु मुद्रा के परिमाण समीकरण इसलिए अवास्तविक है कि मुद्रा की मात्रा में बढ़ाने के कारण भी जो कीमत स्तर में कमी आती है। और इस सिद्धांत में क्योंकि मुद्रा के v को स्थिर माना गया है, इसलिए यह अवास्तविक मान्यता पर आधारित है और अयोग्य सिद्धांत है। यह है कि यदि मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि होती रहती है तो लोग मुद्रा का अधिक संचयन करते रहते हैं। इसकी भी व्याख्या नहीं इस सिद्धांत में बताई गई है। इसको आगे समझाया गया है। मंदी काल में सरकार मंदी को नियंत्रण करने के लिए मुद्रा का प्रसार करती है। इससे लोगों की तरलता पसंदगी में वृद्धि होती है, लोग सेविंग करते हैं
इससे मुद्रा का चलन वेग कम होता है, जिससे कीमत स्तर में कमी आती है। इसके विपरीत स्फीति काल में मुद्रा का वेग बढ़ जाता है, इससे कीमत स्तर में वृद्धि होती है। इन सभी कारणों को फिशर ने अपने सिद्धांत में नहीं समझाया है, इसलिए इनकी आलोचना की जाती है। नकद व्यवसाय समीकरण में V स्थिर माना गया है, जिसके परिणाम स्वरूप मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने पर भी कीमत स्तर में वृद्धि होना आवश्यक माना गया है। ये फिशर ने माना है, जबकि अनुभव यह बताता है कि कीमत स्तर P में मुद्रा की मात्रा स्थिर रहते हुए भी वृद्धि हो सकती है, क्योंकि मुद्रा के वेग में वृद्धि हो जाती है। यानी कीमत स्तर में वृद्धि हो सकती है जबकि मुद्रा की मात्रा स्थिर है। इसका एक उदाहरण है, जर्मनी में 1923 में कीमत स्तर युद्ध पूर्व कीमत स्तर की तुलना में कई गुना अधिक हो गया था। इसका कारण यह था कि वहां मुद्रा का वेग बहुत अधिक हो गया था, यानी हाइपर इन्फ्लेशन की स्थिति थी। लोगों का मुद्रा पर से विश्वास उठ गया था और लोग अधिक से अधिक मुद्रा को खर्च कर रहे थे, और मार्क पर से जो विश्वास खत्म होने पर जो वहां का एडमिनिस्ट्रेशन था, उसने नई मुद्रा यानी रेंटेन मुद्रा को चलन में लाए, और तब जो स्थिति जो है धीरे धीरे काबू में आई। इसी प्रकार की स्थिति जो है यूनान में आई थी। यूनान में 1940 में इसी प्रकार की स्थिति थी। 30 सितंबर 1940 से लेकर 20 नवंबर 1940 तक 13 मास के अल्प समय में संचालन में बैंक ऑफ ग्रीस के नोटों की संख्या 860 गुना हो गई थी। यानी मुद्रा की जो चलन गति बढ़ने से 860, परिणाम स्वरूप क्या हुआ, कीमत स्तर 14 मास में बढ़कर 8000 गुना हो गया तथा देश की मुद्रा प्रणाली बिल्कुल अस्त व्यस्त हो गई। लोगों का देश की मुद्रा के प्रति विश्वास समाप्त हो गया। वस्तु विनिमय की स्थिति आ गई थी उस समय, यानी लोग वस्तु विनिमय पर अधिक विश्वास करने लग गए थे, और इसको भी नियंत्रण किया। कैसे? उस समय मुद्रा प्रसार अधिनियम लाया गया यूनान में 21 नवंबर 1940 को, और इस स्थिति को नियंत्रण किया गया। आगे मुद्रा की मात्रा वृद्धि होने के फलस्वरूप कीमत स्तर में वृद्धि होना आवश्यक हो, ये जरूरी नहीं है। ये अगला क्रिटिसिज्म है, मुद्रा की मात्रा वृद्धि होने पर कीमत स्तर बढ़े, ये जरूरी नहीं है। यदि अर्थव्यवस्था में कुल उत्पादन मात्रा T में वृद्धि हो जाए, और यदि यह वृद्धि मुद्रा की मात्रा में हुई वृद्धि के बराबर हो, तो कीमत स्तर की मात्रा में वृद्धि होने पर भी स्थिर रहेगा। यानी जितनी मात्रा में मुद्रा में वृद्धि हो, उतनी मात्रा में उत्पादन की मात्रा में अगर वृद्धि होगी तो कीमत स्तर में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए हम ये सिद्धांत की आलोचना करते हैं। इसमें यह माना था मुद्रा की मात्रा वृद्धि होने पर कीमत स्तर बढ़ेगा, क्योंकि T को स्थिर माना था फिशर ने। ऐसा कब हुआ? अमेरिका का 1920 का अनुभव यह बताता है कि उत्पादन की मात्रा में काफी वृद्धि हो जाने के कारण यह संभव है कि मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने का कीमत स्तर P पर कोई प्रभाव नहीं पड़े। आगे है, फिशर की जो मान्यता है वो एक प्रकार से अवास्तविक है, अनरियलिस्टिक है, तथा इन्हीं मान्यताओं के कारण परिणाम समीकरण का वास्तविक महत्व समाप्त हो जाता है। फिशर के अनुसार मुद्रा के वेग और उत्पादन में कोई संबंध नहीं है, यानी मुद्रा के वेग में और उत्पादन में किसी प्रकार का संबंध नहीं है, फिशर कहते हैं। तो दोनों दूसरे से पृथक हैं। वास्तविक मुद्रा के वेग और उत्पादन की मात्रा के बीच गहरा संबंध है। मुद्रा के वेग में उत्पादन में परिवर्तन का समान अनुपात में परिवर्तन होते हैं। फिर स्वयं भी ये मानते हैं
मतलब फिशर स्वयं भी ये मानते हैं कि परिवर्तन काल में कीमत स्तर में परिवर्तन होने के अनेक स्वतंत्र कारण हैं। ये फिशर भी खुद भी मानते हैं कि जो शॉर्ट पीरियड में कीमत स्तर में परिवर्तन होने के बहुत सारे कारण हैं। इसलिए जो फिशर की जो विभिन्न जो मान्यता है कि जो टी स्थिर है और जो है जो वी स्थिर है और वी डैश स्थिर है, वो एक प्रकार से अवास्तविक है। अतः कहा जाता है परिमाण समीकरण केवल दीर्घकाल में लागू होता है, परंतु जैसा कि कीस ने कहा है कि दीर्घकाल में हम सब मर जाते हैं। यानी परिणाम जो सिद्धांत है वो दीर्घकाल में तो लागू होता है, लेकिन दीर्घकाल में लागू हो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि कीस ने कहा कि हम सब दीर्घकाल में मर जाते हैं, तो उसके प्रभाव को हम महसूस नहीं कर पाएंगे। अब यह आगे इसकी आलोचना की गई है, यह संक्षिप्त वर्णन है केवल। इसका जो आलोचना करी है वो मार्केट ने करी है। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ प्राइस में आलोचना करते लिखा है कि परिमाण समीकरण उन चरों वेरिएबल्स का जिनका प्रभाव संभवतः कीमतों में पड़ता है केवल एक संक्षिप्त वर्णन है। संक्षिप्त वर्णन किया गया है। समीकरण में प्रत्येक चर केवल एक अध्याय है जिनका उद्देश्य केवल इस बात की व्याख्या करना है कि किसी चर का आकार भिन्न परिस्थितियों भिन्न क्यों होता है तथा उन परिस्थिति तथा अनुक्रम को सूचित करना है जिसके द्वारा एक चर के आकार में परिवर्तन का संबंध दूसरे चरों में हुए परिवर्तन से जोड़ा जा सकता है। यानी एक संक्षिप्त जो विभिन्न जो चर बताए हैं, पी है, एम है, वी है, एम डैश है, वी डैश है, उसमें जो विभिन्न जो चर हैं उसका एक संक्षिप्त जो है परिचय ही इस सिद्धांत में दिया गया है, इसलिए सिद्धांत की आलोचना की जाती है। आगे है मुद्रा का एकमात्र कार्य केवल विनिमय माध्यम का कार्य करना है। ये जो फिशर ने माना है कि केवल एक ही काम है मुद्रा का, वह विनिमय का कार्य। ये धारणा तो प्राचीन परंपरागत विचारधारा पर आधारित है। अर्थव्यवस्था मनुष्य आर्थिक क्रियाएं अपनी वर्तमान आवश्यकता की पूर्ति के लिए अतिरिक्त अपने भविष्य को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से भी करता है। यानी सेविंग्स क्यों करता है कि जिससे कि उसका भविष्य जो है वो सुरक्षित रहे। तो जो मुद्रा है केवल विनिमय के काम के लिए नहीं आती, बल्कि भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए आती है। जॉर्ज यानी हॉल्म ने अपनी मॉडर्न थ्योरी के अंदर इस बात को व्यक्त किया है। वर्तमान समय मुद्रा के धन संचय का कार्य बहुत अधिक मात्रा में बढ़ गया क्योंकि लोग भविष्य के प्रति अनिश्चित हैं। जब अनिश्चित हैं तो वो चाहते हैं कि अधिक से अधिक मुद्रा को बचा लें, जिससे कि उनका जो आने वाला समय है यानी जब वो बूढ़े होंगे तब अच्छे प्रकार से बीते, इसलिए वो मुद्रा को बचाते हैं, उससे विनिमय का कार्य कम लेते हैं। इसलिए हम सिद्धांत की आलोचना करते हैं। आगे है फिशर ने अन्य बातों को स्थिर माना है और जबकि ये अवास्तविक है। वास्तवता यह है कि समीकरण के सभी तत्व सदा प्रचुर प्रवाह की स्थिति में रहते हैं, यानी बदलते रहते हैं। मुद्रा की पूर्ति वृद्धि होने के साथ साथ इसके वेग में भी परिवर्तन हो सकते हैं। साख मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होता है। कीमतों वृद्धि होने के कारण उत्पादन की मात्रा में भी वृद्धि हो सकती है। इसलिए अन्य बातों को स्थिर मानना अवास्तविक है। इसके अतिरिक्त कीमत स्तर पर अमौद्रिक कारणों से भी परिवर्तन हो सकता है। यानी मुद्रा की मात्रा वृद्धि होना ही कीमत स्तर परिवर्तन, अन्य बहुत सारे कारण हैं जिनके कारण कीमतों में वृद्धि या कमी हो सकती है। जैसे बाढ़ आ गई तो कीमतों में वृद्धि हो सकती है, सूखा आ गया तो वृद्धि हो सकती है, जनसंख्या अधिक मात्रा में बढ़ गई तो हो सकती है, नए प्रकार के आविष्कार हुए तो ये कीमतों को प्रभावित करेगा। और वर्तमान समय के अंदर तो आप जैसा देख रही हैं कि विश्वव्यापी महामारी फैल रही है, वो भी वस्तुओं की सेवा और कीमतों को प्रभावित कर रही है। आगे है पूर्ण रोजगार की मान्यता अवास्तविक। कुल उत्पादन टी को स्थिर मानना एकदम गलत है। यानी फिशर का मानना है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति है, क्योंकि टी क्या है, स्थिर है, यानी उत्पादन की मात्रा स्थिर है, तो इसका मतलब पूरे देश में पूर्ण रोजगार है, उत्पादन के सभी साधनों को पूर्ण रोजगार मिला हुआ है। परिणाम स्वरूप मुद्रा की मात्रा वृद्धि होने के हेतु केवल कीमतों वृद्धि होती है, यानी ये बताया फिशर ने। परंतु पूर्ण रोजगार की मान्यता अवास्तविक है।
देश में उत्पादन साधन कुछ ना कुछ मात्रा में बेरोजगार रहते ही हैं। बेरोजगारी की समस्या वर्तमान युग की अति भयानक सामाजिक समस्या है। अमेरिका तथा इंग्लैंड के समान विकसित पाश्चात्य देशों में बेरोजगारी व्यक्तियों की संख्या कभी भी 10% से कम नहीं रही है, यानी 10% वहां भी रहे। 1929 के मंदी काल में ये 25% हो गया था। और वर्तमान के अंदर अगर अपन बात करें, वर्तमान में जब कोरोना महामारी पूरे विश्व में फैल रही है, तो विकसित राष्ट्र हो या विकासशील राष्ट्र हो, सभी पर बेरोजगारी का बहुत बड़ा एक साया जो है वो देखने को मिल रहा है। आगे है, कीमत स्तर में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के अनुसार अनुपातिक वृद्धि नहीं होगी, यानी जितनी मात्रा में कीमत स्तर में वृद्धि हो रही है उस अनुपात में जो है मतलब जितनी मात्रा में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो उसी अनुपात में कीमत स्तर में वृद्धि हो, यह आवश्यक नहीं है। जैसे मान ली मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है और अगर कुल उत्पादन में अनुपात से अधिक वृद्धि हो जाए, जिस अनुपात में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि हो रही है उससे अधिक अनुपात में कुल उत्पादन में वृद्धि हो जाएगी, तो क्या असर पड़ेगा? कीमत स्तर में वृद्धि होने के बजाय कमी आ जाएगी। मुद्रा की मात्रा में अगर वृद्धि होती है और उत्पादन उसी अनुपात में बढ़ता है तो कीमत स्तर स्थिर रहेगा। इस प्रभाव को फिशर ने अपने सिद्धांत में नहीं समझाया है, इसलिए हम इसकी आलोचना। नेक्स्ट है, इस सिद्धांत के अनुसार कीमतों का निर्धारण कुल मुद्रा को कुल वस्तुओं द्वारा विनिमय द्वारा किया जाता है, यानी मुद्रा का जो विनिमय किया जा रहा है, यानी वस्तु जो खरीदा जा रहा है उसके द्वारा वस्तु का कीमत का निर्धारण किया जाता है इस फिशर के सिद्धांत के अनुसार। इसकी आलोचना की गई है, परंतु कीमत निर्धारण एक क्रमगत विधि है। वस्तु की कीमतों पर वर्तमान मांग के अतिरिक्त भविष्य का भी प्रभाव पड़ता है। अर्थशास्त्री मिचल ने कीमत निर्धारण की विधि को व्यापार चक्रों के मार्ग से संबंधित करते हुए लिखा है कि अधिकांश समय P तथा T समीकरण में सक्रिय शक्तियों के रूप में कार्य करते हैं और वे M और V में परिवर्तन लाते हैं। इसके अतिरिक्त वे M पर भी M डैश पर प्रभाव डालते हैं, यानी P और T जो है, P को तो बिल्कुल निष्क्रिय माना, जबकि फिशर ने अपने मान्यता में, जबकि इसमें कहा गया है, मिचल ने कहा है कि P और T समीकरण जो है सक्रिय हैं, वो अन्य तत्वों को, अन्य जो कारक है आर्थिक क्रिया, उनको वो प्रभावित करते हैं। आगे है, युद्ध काल के संबंध में लागू नहीं होता मुद्रा का परिमाण सिद्धांत। मुद्रा का परिमाण सिद्धांत युद्धकालीन अपरिवर्तनशील कागजी मुद्रा के संबंध में लागू नहीं होता है। युद्ध काल में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होने के साथ साथ वस्तुओं का उत्पादन उस समय तक बढ़ता रहता है जब तक देश में रिफ्लेशन रहता है, यानी अगर युद्ध काल की स्थिति और सरकार प्रयास कर रही है कि उत्पादन की मात्रा बढ़े, तो उस समय ये सिद्धांत जो है वो लागू नहीं माना गया है। और ये बिजनेस साइकिल की जो पुस्तक है उसमें इसकी व्याख्या है। कुछ अर्थशास्त्रों का विचार है कि परिमाण सिद्धांत का व्यवहारिक महत्व भी है, कुछ अर्थशास्त्री मानते हैं। इसके समर्थन में उदाहरण के लिए कहा जा सकता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में कैलिफोर्निया, ऑस्ट्रेलिया में सोने की नई खानों की खोज होने के कारण सोने की पूर्ति वृद्धि होने पर संसार के लगभग सभी देशों में वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई थी, यानी सोना बहुत अधिक मात्रा में मिला तो वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि हो गई। इसी प्रकार प्रथम महायुद्ध के पश्चात जर्मनी में अतिस्फीति की भयानक समस्या उत्पन्न होने का प्रमुख कारण यह था कि संचलन में कागजी की मुद्रा युद्ध पूर्व की तुलना में बहुत अधिक हो गई थी। व्यापार चक्रों की व्याख्या जो है वो फिशर ने नहीं की है अपने उस सिद्धांत में। मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की यह आलोचना की जाती है कि सिद्धांत व्यापार चक्रों की स्पष्ट व्याख्या नहीं करता, यानी
जो तेजी और मंदी आती है, व्यापार चक्र जो आते हैं दीर्घकाल में, और उसकी व्याख्या इस सिद्धांत में नहीं की गई है। मंदी के समय मुद्रा की मात्रा कमी किए बिना ही देश में कीमत स्तर में कमी हो जाती है तथा तेजी के समय मुद्रा की मात्रा वृद्धि हुए बिना ही मूल्य स्तर में वृद्धि हो जाती है। परिणाम सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता, इसलिए इस सिद्धांत की आलोचना है। आगे है, यह एक प्रवृत्ति है न कि सिद्धांत। ये एक प्रवृत्ति बताती है कि मुद्रा की मात्रा वृद्धि होने पर कीमत स्तर में वृद्धि होगी, अन्य बातें स्थिर रहने पर, यह फिशर ने समझा है। इसलिए ये क्या एक प्रवृत्ति है, ट्रेंड है। और आपने ये मुद्रा के जो फिशर का सिद्धांत है उसकी आलोचनात्मक व्याख्या आपने आज पढ़ी, आज आपने सुनी इस वीडियो के माध्यम से। मुझे आशा है कि ये वीडियो आपके लिए लाभान्वित रहेगा, आपको मदद करेगा। और इस वीडियो में जो आप जाकर इसको जो है कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि ये आपके लिए मददगार आपके लिए रहा है या नहीं। धन्यवाद बहुत बहुत देखने के लिए। जय हिंद, जय भारत।